स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में हम गायनी में एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंतर्गत मेनोरेजिया और पॉलीमेनोरिया के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम ओलिगोमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसे हम अल्प आर्तव भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलिगोमेनोरिया, उसकी डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली व्हाट इज़ ओलिगोमेनोरिया? Menstrual bleeding occurring more than 35 days apart and which remains constant at that frequency is called as oligomenoria। अगर जो menstrual cycle है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 35 डेज से ज़्यादा की हो जाती है और उसके पश्चात वो ये नहीं कि सिर्फ एक ही साइकिल में 35 डेज से ऊपर की हो गई है, अगर वो कांस्टेंट रहती है उस फ्रीक्वेंसी पे कई महीनों तक, तो उसे हम ओलिगोमेनोरिया कहेंगे। ठीक है। नियमित रूप से 35 दिनों से अधिक के अंतराल के पश्चात होने वाले रजःस्राव को अल्पार्तव कहते हैं। ये लिखा है ना, 35 दिनों से अधिक के अंतराल के पश्चात होने वाले रजःस्राव को अल्पार्तव कहते हैं। पॉलीमेनोरिया में जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फ्रीक्वेंसी 21 डेज से कम की हो जाएगी और वो उसी फ्रीक्वेंसी पे कांस्टेंट रहेगी, मतलब कई महीनों तक वो उसी तरह से चलेगी। ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है कि 35 डेज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। नॉर्मली जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 टू 30 डेज़ की है, और अगर हम रेंज देखें तो 21 टू 35 डेज़ नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर 35 डेज़ के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 35 डेज़ के बाद किसी को 37 डेज़ पे हो रही है या 38 डेज़ पे हो रही है और वो हर महीने हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक महीने हुई फिर अगली बार उसको नॉर्मल हो गई, तो उसे हम ओलिगोमेनोरिया नहीं कहेंगे। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकरिंग मोर देन 35 डेज अपार्ट एंड विच रिमेन्स कांस्टेंट एट दैट फ्रिक्वेंसी, वो उसी फ्रिक्वेंसी पे कई महीनों तक अगर वो कांस्टेंट रहती है तो उसे हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। ऐसे इसके अपोजिट जो था पॉलीमेनोरिया था। पॉलीमेनोरिया में 21 डेज से कम की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, 21 डेज से कम की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। किसी को 19 दिन पे हो जाएगी या किसी को 20 दिन पे हो जाएगी, और वो कई महीनों तक अगर ऐसे चले तो उसे हम पॉलीमेनोरिया कहेंगे। ठीक है, अब हम ओलिगोमेनोरिया के कॉजेज़ पे चलते हैं। कॉजेज़ में बेसिकली ये नॉर्मल भी देखा जाता है। नॉर्मली ये एज रिलेटेड होता है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड प्रीसीडिंग मेनोपॉज। एडोलेसेंस प्यूबर्टी के टाइम पे जब नई नई मिनार्की इस्टेब्लिश होती है, तब उस समय ओलिगोमेनोरिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है, या मेनोपॉज से पहले भी ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये एज रिलेटेड होता है ओलिगोमेनोरिया। नॉर्मली ये फिर उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि इस समय जो है कुछ हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस में डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा देखने को मिलता है कुछ समय तक, लेकिन ये बाद में अपने आप भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट होता है वेट रिलेटेड ओबेसिटी। वेट रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट ओलिगोमेनोरिया में है वेट रिलेटेड। अगर ओबेसिटी होती है या पेशेंट वेट गेन करता है, उस कंडीशन में भी देखेंगे ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलता है। तो वेट रिलेटेड इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट ओबीज है तो जनरली उसके अंदर ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलेगा। स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज रिलेटेड, द थर्ड इज स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज रिलेटेड। अगर पेशेंट मेंटली स्ट्रेस्ड है, कोई ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस है, या एक्सरसाइज रिलेटेड, इफ शी इज़ डूइंग मोर एक्सरसाइज और नॉट डूइंग एनी ऑफ द एक्सरसाइज, देन ऐसी कंडीशन में भी ये उसका बैठने वाला वर्क जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में भी ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज़ द एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स लाइक PCOS, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें ओवरी के अंदर मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, तो वो जो मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, ऐसी कंडीशन में भी ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलता है। और नेक्स्ट होता है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया जैसी कंडीशन में भी आपको ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ओलिगोमेनोरिया में 35 डेज से ऊपर की साइकिल हो जाती है ना, तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, अगर उसकी मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ती है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन इज़ जस्ट अपोजिट, इट इज़ एंटी टू FSH and LH, इट इज़ एंटी टू गोनाडोट्रोफिन्स FSH and LH। तो जब प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ती है ब्लड के अंदर तो FSH और LH की मात्रा कम हो जाती है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से फॉलिकल्स, उनका जो मैच्योरेशन होता है वो डिले होता है, और इसीलिए जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो भी प्रोलॉन्ग हो जाती है। नॉर्मल जो टाइम है उससे ज़्यादा की हो जाती है, 35 डेज से
ज़्यादा की हो जाती है। तो ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन। जनरली जो पेशेंट्स होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वालों को जो है वो ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलता है। दूसरा हाइपरथायराइडिज्म और एक हाइपोथायराइडिज्म भी होता है। इसमें जब भी कभी कोई थायराइड डिसऑर्डर होगा उसमें मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी देखने को ज़रूर मिलती है। वो क्यों देखने को मिलती है इसका कॉज अभी पता नहीं है, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के केस में ओलिगोमेनोरिया या अदर मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं। और तीसरा मैंने जैसे कि आपको बताया हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, प्रोलैक्टिन हार्मोन is just opposite to FSH and LH. If it is increases, it will decrease the amount of FSH and LH, which causes the maturation of the follicle. And if those are less in amount, then follicles maturation is delayed, and so the oligomenorrhea occurs. The menstrual cycle is prolonged. Next is androgen producing tumors. Normally the androgens are produced from ovaries and adrenal glands. ओके अगर इसके अंदर ओवरी के अंदर या एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर है तो एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन की मात्रा कम होगी और एंड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी। इसकी वजह से एस्ट्रोजन के इफेक्ट में ही जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर करते हैं। तो अगर एंड्रोजन ज़्यादा होंगे और एस्ट्रोजन कम होगा तो क्या होगा, फॉलिकल्स का मैच्योरेशन डिले होगा। तो इसलिए ये जो एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स हैं, ओवेरियन ट्यूमर्स, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, तो ये भी ओलिगोमेनोरिया, इन कंडीशन में भी ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस। इसके ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन होती है उसके लेट केस में, अर्ली केस में मेनोरेजिया देखने को मिलता है, लेकिन लेट केस में ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ड्रग्स, फिनोथायाजाइंस, सिमेटिडिन, मिथाइल डोपा जैसे ड्रग्स अगर आप मेडिसिन में यूज़ कर रहे हो, लाइक अल्सर प्रॉब्लम है तो उसमें आप सिमेटिडिन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी जो है वो ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं इनके प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। इसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो इफ़ ए पेशेंट इज टेकिंग सम मेडिसिन कंटेनिंग दीज ड्रग्स, phenothiazine, cimetidine, methyl dopa, so in that case also oligomenorrhea can be seen. So जो बेसिक जो ये कॉजेज़ हैं कि एक तो नॉर्मली एज रिलेटेड भी होता है, एडोलेसेंस के टाइम पे, मेनोपॉज के टाइम पे देखने को मिलता है। दूसरा ओबेसिटी, जो अगर पेशेंट वेट गेन करता है या ओबीस पेशेंट है उसमें भी ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलता है। मेंटली स्ट्रेस्ड है या एक्सरसाइज जो है वो नहीं करती है या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती है तो उसमें भी ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में मोस्ट कॉमन है पीसीओडी, ये सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट रिलेटेड ओबेसिटी और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, लाइक क्योंकि ये कॉमनली प्रॉब्लम देखी जाती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। ओके, तो ये तो था ओलिगोमेनोरिया। नेक्स्ट आते हैं हाइपोमेनोरिया पे। हाइपोमेनोरिया को भी जो है वो अल्पार्तव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज अनड्यूली स्कैंटी एंड लास्ट फॉर लेस देन 2 days, इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोमेनोरिया। इट इज़ जस्ट अपोजिट टू मेनोरेजिया। मेनोरेजिया में मैंने आपको बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका ड्यूरेशन 7 days से ज़्यादा का हो जाएगा और उसमें ब्लीडिंग जो होगी वो क्या होगी, एक्सेसिव होगी, 80 ml से ज़्यादा की ब्लीडिंग होती है तो वो मेनोरेजिया कहलाता है। तो इसके जस्ट अपोजिट अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्कैंटी है, 20 ml से कम है एंड इट इज़ लास्टिंग फॉर लेस देन 2 days, उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 days से कम का है। ठीक है, 3 चीज़ें देखते हैं ना हम मेंस्ट्रुअल ब्लड के रिलेशन में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेशन में, एक तो फ्रीक्वेंसी, एक ड्यूरेशन और एक वॉल्यूम। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नॉर्मली 21 to 35 days की होती है और ड्यूरेशन जो है 2 to 7 days का नॉर्मल माना जाता है और जो वॉल्यूम है वो 20 to 80 ml का नॉर्मल माना जाता है। और अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्कैंटी है मतलब 20 ml से कम की है और 2 days से कम ड्यूरेशन की है, 2 दिनों से भी कम, एक दिन होता है और अगले दिन पेशेंट को होता ही नहीं है, तो लास्ट फॉर लेस देन 2 days, देन इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोमेनोरिया। यदि मासिक आर्तव स्राव का स्राव 2 दिन से कम अवधि का हो तो उसे हाइपोमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोमेनोरिया के अब कॉजेज़ पे चलते हैं। कॉजेज़ में क्या है,
कि या तो लोकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। सपोज़ किसी पेशेंट को एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्लोसिस है या फिर किसी रिकरेंट अबॉर्शन, हैबिचुअल अबॉर्शन की वजह से जो है वो अगर इसके यूट्रस में सिनेशिया बन गए हैं, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है वो आपस में क्या होती है, चिपक जाती है, इसे बोलते हैं यूट्राइन सिनेशिया। तो अगर यूट्राइन सिनेशिया बन गए हैं तो ये भी एक कारण होता है हाइपोमेनोरिया का। दूसरा कॉज है एंडोक्राइनल। इफ़ अ पेशेंट इज़ यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड इफ़ देयर इज़ एनी थायराइड डिसफंक्शन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना, in case of thyroid dysfunction the menstrual abnormality is usually seen। तो यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। थायराइड डिसफंक्शन, प्री मेनोपॉजल पीरियड है अगर, तो ऐसे प्री मेनोपॉजल पीरियड में भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो इन स्थितियों में हाइपोमेनोरिया देखने को मिलता है। एंड लास्ट ऑफ ऑल इज सिस्टमिक माल न्यूट्रिशन। अगर पेशेंट बहुत ही वीक है, माल नरिश्ड है, तो ऐसे केसेस में भी हाइपोमेनोरिया देखने को मिलता है, पोषण का अगर अभाव है। तो अब इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट इज़ अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंग पैथोलॉजी। जो भी पैथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब जो भी इसमें जो मैंने कॉजेज़ बताए हैं तो अकॉर्डिंगली अगर हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया है या हाइपोथायराइडिज्म है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके क्लिनिकल टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद पैथोलॉजी को डिटेक्ट करेंगे और जो भी पैथोलॉजी होगी उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो था वो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में आज हमने ओलिगोमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।